नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। इतिहास की सीरीज में आज हम सल्तनत काल के प्रमुख इतिहासकारों को देखेंगे। इससे पहले एक वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से इतिहास का लेखन किया गया, स्पेशली सल्तनत काल से संबंधित। उसमें हमने देखा कि अरब इतिहासकार और फारसी इतिहासकार दो शाखाएं मिलती हैं और उनके माध्यम से इतिहास लिखा गया। बाद में हमने देखा कि इतिहास लिखने में परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों के साथ दरबारी इतिहास लेखन किया जाने लगा। इस वीडियो के माध्यम से हम उन प्रमुख इतिहासकारों को देखेंगे जो सल्तनत काल के बारे में लिखते हैं और जिनके माध्यम से हमको सल्तनत काल के बारे में पता लगता है। इस वीडियो से आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी बहुत सारे तथ्य पाएंगे, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में बार बार यह पूछा जाता है कि यह पुस्तक किसने लिखी और इसके लेखक कौन है। इसके साथ साथ जब हम देखेंगे मेंस को, तो मेंस में एनालिसिस आते हैं कि किस तरह से जो इतिहास की पुस्तकें हैं वह काम करती है इतिहास को समझने के पीछे। जो इतिहासकार हैं उन्होंने क्या लिखा है, उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है वह मदद करती है हमको इतिहास को एनालाइज करने में। तो मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए, दोनों के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं सल्तनत काल के प्रमुख इतिहासकारों के विषय में। सबसे पहले हम देखेंगे मिन्ना उस सिराज जुरजानी को। इनके विषय में देखते हैं तो इन्होंने तबाकात-ए-नासरी पुस्तक लिखी है, जिसको राजवंशीय इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब इन्होंने राजाओं का जो इतिहास है वह इतिहास लिखा है और राजाओं के इतिहास में भी उनके वंश का वर्णन ज्यादा दिया है। तो राजा के इर्द गिर्द लिखा गया यह इतिहास है। पुस्तक का नाम क्या है? तबाकात-ए-नासरी। यह मुख्यतः सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित पुस्तक है। इसको तबकात शैली में लिखा गया, अर्थात परतदार शैली में लिखा गया। तबका का अर्थ होता है परत, तो कड़ी दर कड़ी या फिर परत दर परत इतिहास लेखन। यह एक नई परंपरा हमको मिलती है इतिहास लेखन में। घटनाओं को जोड़ा जाएगा एक दूसरे से और स्टेप्स में इतिहास लिखा जाएगा। तो यह परंपरा दिखी कहां से? मिन्ना उस सिराज जुजबानी के माध्यम से और इनकी पुस्तक तबाकात-ए-नासरी के माध्यम से। इसमें पीढ़ियों का वर्णन है, वर्गों का वर्णन है, जातियों के विषय में लिखा गया है, जो राज्य है उसकी नैतिक व्यवस्था के विषय में लिखा गया है और इसके माध्यम से जो राजवंश हैं हमको उनके बारे में पता लगता है। जो व्यक्तित्व हैं उस समय के, उनके विषय में जानकारी मिलती है। यह किताब जो है तबाकात-ए-नासरी, यह मुख्यतः 23 भागों में या 23 तबकों में विभाजित है। अब हम देखें मिन्ना उस सिराज के विषय में। तो इनका जो परिवार था वह काफी प्रतिष्ठित था और प्रारंभ से ही जो बगदाद के खलीफा हैं उनके साथ इनका संबंध था। मिन्ना के पिता जो सिराजुद्दीन थे, इनको ख्वारिज्म के शासक ने खलीफा के दरबार में दूत के रूप में भेजा था, लेकिन रास्ते में ही इनकी हत्या हो जाती है और लुटेरे इनको मार देते हैं। किसको? मिन्ना के पिता को। जो मिन्ना के पूर्वज हैं वह गौर और गजना, यहाँ के जो शासक परिवार हैं उनके साथ घनिष्ठ संबंध में थे और वैवाहिक संबंध भी हमको मिलता है। तो एक तरफ खलीफा के साथ, दूसरी तरफ जो गजना के शासक हैं, गौर के शासक हैं, इनके साथ भी पारिवारिक संबंध हमको दिखते हैं। मिन्ना के जो परदादा हैं इमाम अब्दुल, यह गजना के सुल्तान इब्राहिम के दामाद थे। तो गजना का सुल्तान था इब्राहिम, उनके दामाद थे इमाम, और इमाम परदादा थे किसके? मिन्ना के, अर्थात सिराजुद्दीन के पिता थे इमाम। जो इनके पिता थे सिराजुद्दीन, यह गौरी सेना के काजी थे और इसीलिए बाद में इनको भेजा गया था खलीफा के दरबार में, लेकिन रास्ते में हत्या हो गई। जो गौरी साम्राज्य था उसमें राजा थे गियासुद्दीन मोहम्मद बिन साम और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था शहजादी शाह मलिक। तो शहजादी शाह मलिक और जो मिन्ना की माँ है वह दोनों आपस में दोस्त थी। तो क्योंकि जो मिन्ना के पिता हैं वह गौरी सेना में काजी हैं, तो इससे भी राजसी संबंध है। लेकिन जो राजा है गियासुद्दीन मोहम्मद बिन साम, उसकी जो बेटी है शहजादी शाह मलिक, इससे संबंध अच्छे थे किसके? मिन्ना के। और क्योंकि वह मिन्ना की जो माँ है उसकी दोस्त थी, इसलिए मिन्ना को जो शाही हरम है उसका एक्सेस था और इस कारण से भी जो शाही लाइब्रेरी थी जहां पर पुस्तकें थी उस तक भी मिन्ना की पहुंच थी। कुल मिलाकर आप सिर्फ इतना समझिए कि मिन्ना के पास पढ़ने निकलने का अवसर भी था, शासक वर्ग से उसको सपोर्ट भी था, गौर के शासक वह भी सपोर्ट कर रहे थे, जो बगदाद के खलीफा हैं उनके साथ भी इसका संबंध था। मिन्ना अपने शुरुआती समय में एक सैनिक के रूप में भी काम करता है और यह मंगोलों के खिलाफ जो अभियान हुए उनमें भाग भी लेता है। 1227 में गजनी और बनियान के रास्ते यह भारत में आया और यहाँ पर उच्च नामक स्थान पर
पहुंचा है। यहाँ पर पहुंचने के बाद उसे एक व्यक्ति मिलता है कुबाचा। कुबाचा इस मिन्नाह से बहुत प्रभावित होता है क्योंकि यह पढ़ा लिखा था। उस कारण से इसको उच्च में जो फिरोजी मदरसा है वहां का प्रिंसिपल बना देता है और जो इसके बेटों की सेना है वहां का काजी ये लश्कर नियुक्त कर देता है। तो जब यह भारत में आता है कुबाचा इसको मिलता है। कुबाचा इसको मदरसे का प्रिंसिपल बना देता है और काजी के रूप में भी इसकी नियुक्ति कर देता है। तो राजसी घराने से या सुल्तानों से जो संबंध है वह इसके पिता के समय से या हम कहें कि इसके परदादा के समय से बने हुए थे और इसको भी वह सुविधाएं मिल रही थी। इन सब से आप यह समझ पाएंगे कि जो राजसी सुविधाएं हैं वह किस तरह से प्रभावित करेंगी मिन्नाह को उसके इतिहास लेखन में और क्या प्रभाव होगा मिन्नाह के खुद के व्यक्तित्व पर जब वह इतिहास लिखेगा। जब भी किसी व्यक्ति का इतिहास आपको समझना हो तो सबसे पहले आपको उसका बचपन समझना होगा, तब जाकर आप ठीक से समझ पाएंगे कि बड़े होने पर वह व्यक्ति जो कार्य कर रहा है या जो उसकी मानसिकता है उसके पीछे का आधार क्या है। इसीलिए हम इतना डिटेल में जाकर बचपन से देख रहे हैं कि मिन्नाह किस तरह से विकसित हुआ। इससे पहले हमने देखा था हसन निजामी को कि उसका विकास किस प्रकार से हुआ था। तो मिन्नाह के केस में हम देख रहे हैं कि राजसी परिवारों से सुल्तानों से इसका लगातार संबंध है। काजी का पद जो है जो एक धार्मिक पद भी है उस पर भी इसका एक्सेस लगातार बना हुआ है। जब इल्तुतमिश ने 1227 में मुल्तान पर अधिकार किया तो उस समय जो यह मिन्नाह है वह दिल्ली आ गया। इसको दिल्ली में भी इमाम और काजी का पद मिला। यह लेकिन सैन्य अभियानों में भी साथ रहता है। इसके इल्तुतमिश के 1231 में जब ग्वालियर की घेराबंदी की गई तो उस समय मिन्नाह भी इल्तुतमिश के साथ गया था और जब इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किले को जीत लिया तो उसके बाद इसको काजी, खतीब और इमाम यह तीनों पद दिए गए। कहाँ के? ग्वालियर के। तो ग्वालियर जीतने के बाद इल्तुतमिश ने काजी, खतीब और इमाम यह बना दिया किसको? मिनहाज को। 1237 में इसको नसीरिया मदरसे का प्रिंसिपल बना दिया गया। धीरे धीरे यह राजनीतिक व्यवस्थाओं से जुड़ता रहा और जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो यह सक्रिय राजनीति में उतर आता है। अब जो इसकी पुस्तक है तबकात-ए-नासरी, इसमें इसने क्या लिखा है? इसने आदम से लेकर पैगंबर तक और जितने भी पवित्र खलीफा हैं उन सब की चर्चा की है। इसने जो इस्लामिक ईरान है, यमन है, उसका इतिहास लिखा है। मध्य एशिया का इसने इतिहास लिखा। वहां के जो राजवंश हैं उनके बारे में लिखा। सफाविद, समानिद, एलामाइट्स, इन सब की इसने चर्चा की है। इसने संसबानी राजवंश के बारे में भी लिखा जिनको हम भारतीय इतिहास में नहीं पढ़ते हैं। नसीरुद्दीन महमूद शाह के बाद किस तरह से परिवर्तन हुए उसकी भी इसने चर्चा की है। चंगेज खान और उसके जो उत्तराधिकारी हैं उन्होंने किस तरह से मंगोल में अपनी सत्ता स्थापित की उस विषय में भी यह बताता है। लेकिन हमको ज्यादा देखना होगा जब इसने दिल्ली के सुल्तानों के विषय में बताना चालू किया तो दिल्ली के सुल्तानों के विषय में यह विस्तृत विवरण देता है क्योंकि यह इल्तुतमिश के साथ जुड़ा था, सैन्य अभियानों में भाग भी ले रहा था। तो इस कारण जो इसके वर्णन है वह इसने खुद से देखे हैं और खुद से देखकर ही इसने इतिहास लिखा है। इसी कारण से जो इसके ऐतिहासिक साक्ष्य हैं वह हमको ज्यादा प्रमाणित मिलते हैं। इसने जो बख्तियार खिलजी का तिब्बत का अभियान था उसके विषय में भी काफी डिटेल से बताया है। अगला एक प्रमुख इतिहासकार अमीर खुसरो, इसके विषय में देखें तो यह एक कवि भी है और इतिहासकार भी है। हमने देखा था कि अलंकृत शैली का यह भी प्रयोग करेगा। इस कारण जो इसका इतिहास है वह कई बार प्रश्नों के घेरे में आ जाता है। क्यों? क्योंकि यह चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखेगा। अलंकारिक भाषा में आपको यह दिक्कतें दिखेगी, किसी भी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता है। तो अमीर खुसरो भी क्योंकि कविता के माध्यम से इतिहास लिखेगा या हम कहें कविता भी लिखेगा और इतिहास भी लिखेगा, तो इतिहास और कविता इन दोनों का एक साथ संयोजन दिखेगा हमको अमीर खुसरो के साथ। इसी कारण हम देखते हैं कि जो इसका इतिहास है उसमें जो घटनाक्रम है उनका सही कालक्रम क्या है उसके विषय में यह ठीक से नहीं बता पाता है क्योंकि यह कल्पनाएं बहुत ज्यादा करेगा। इसको एक उपाधि मिली है सादिए हिंदुस्तान। तो सादिए हिंदुस्तान की उपाधि अमीर खुसरो को मिली है और दी किसने है? अमीर हसन सिद्दी ने। इसने जो इतिहास की प्रमुख पुस्तकें लिखी यदि हम उनको देखें तो किरान उस कादैन, जिसमें यह सुल्तान कैबूबाद और बुगरा खान के विषय में लिखता है और कैसे दिल्ली से लेकर अवध तक इन्होंने यात्रा की उसके विषय में यह लिखता है। बुगरा खान पिता थे और सुल्तान कैमूबाद उनके पुत्र थे। तो यह लोग कैसे दिल्ली से लेकर अवध तक अपनी यात्रा करते हैं उसके विषय में यह बताता है। इसकी दूसरी प्रमुख पुस्तक इतिहास के रेफरेंस में मिफ्ताह उल फुतूह, जिसमें यह जलालुद्दीन खलजी के विषय में कैसे वह राजा बने, कैसे उन्होंने सैन्य अभियान किए, उन सब के विषय में यह
बताता है। अगली इसकी प्रमुख पुस्तक देवल रानी हिज्र खां के विषय में, जिसमें यह देवल की रानी और जो अलाउद्दीन का पुत्र था हिज्र खान, उनकी प्रेम कथा को बताता है। तो इन घटनाओं से या इसके उल्लेखों से हमको इतिहास के विषय में काफी कुछ जानकारी मिलती है। उस समय यह जिन घटनाओं को बताएगा, हम उससे यह अंदाजा लगा पाते हैं कि शासन व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, और घटनाक्रमों के विषय में भी यह बताएगा, तो हम घटनाक्रमों का भी अंदाजा लगाते हैं। लेकिन समस्या क्या है, क्योंकि यह अलंकारिक भाषा का प्रयोग करेगा, चीजों को बढ़ा चढ़ा के लिखेगा, इसी कारण जो टाइम फ्रेम है वह हम सही से सेट नहीं कर पाते हैं, तो वह सारी दिक्कतें दिखेंगी। लेकिन हमको ऐतिहासिक साक्ष्य मिलेंगे, ऐतिहासिक विवरण मिलेंगे, जिससे हम उस समय के समाज को समझ पाते हैं ओवरऑल। इसकी एक प्रमुख पुस्तक और नूह सिपहर, जिसमें यह मुबारक खिलजी और इसके दक्कन के अभियानों के विषय में लिखता है। इजाज ए खुसरवी, जिसमें यह अपने पत्रों और दस्तावेजों का संग्रह दिखाता है, उसके माध्यम से भी हमको इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। खज़ैन उल फुतूह या तारीखे अलाई, यह भी इसकी पुस्तक है, जिससे यह अलाउद्दीन के दक्कन के अभियान के विषय में बताता है। तुगलकनामा, यह बहुत फेमस पुस्तक है, यह बहुत बार पूछा गया है। इसके माध्यम से गयासुद्दीन तुगलक के विषय में बताता है। तो अमीर खुसरो से जुड़ी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला प्रमुख इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बरनी, इसके विषय में देखें तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक के साथ 17 वर्षों तक उनके नदीम के रूप में काम किया। नदीम मतलब दरबारी सलाहकार के रूप में। इसने जो प्रमुख पुस्तकें लिखी, यदि हम उनको देखें तो तारीखे फिरोज शाही, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, फतवाए जहांदीरी और तहीफाए नाते मोहम्मदी, तो यह प्रमुख पुस्तकें हैं ज़ियाउद्दीन बरनी की। अगला प्रमुख लेखक ठक्कर फेरू, यह अलाउद्दीन खिलजी के राजकोष में काम करता था। यह रत्नों के विषय में, धातुओं के विषय में काफी विशेषज्ञ था और यह उन्हीं विभागों को देखता था। यह गियासुद्दीन तुगलक के काल तक शासन व्यवस्था में बना रहा या शासन के साथ या जुड़ा रहा। तो अलाउद्दीन खिलजी से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक यह शाही व्यवस्था से और मुख्यतः उनकी जो मुद्रा व्यवस्था है उस व्यवस्था से जुड़ा रहा। इसने कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखी हैं, जैसे द्रव्य परीक्षा जो कि धातुओं और सिक्कों पर आधारित है, रत्न परीक्षा जो कि बहुमूल्य रत्नों पर आधारित है, और रत्न प्रकाश। 3 प्रमुख पुस्तकें हम देखते हैं जो ज्यादा पूछी जाती हैं। तो ठक्कर फेरू की 3 प्रमुख पुस्तकें हैं, क्योंकि यह रत्न विभाग से, सिक्कों के विभाग से और धातु विभाग से लगातार जुड़ा था, या हम कहें जो मुद्रा व्यवस्था है उस व्यवस्था से यह लगातार जुड़ा रहा। तो इसके जो वर्णन है वह हमको आर्थिक व्यवस्था के विषय में काफी डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं। हमको बहुत डिटेल से यह पता लगता है कि उस समय की जो मुद्रा व्यवस्था है, समाज में जो आर्थिक व्यवस्था है वह किस तरह से चल रही थी। अगला प्रमुख लेखक इसासी, इसासी के विषय में देखें तो इसकी प्रमुख पुस्तक है फुतूह उस सलातीन। यह पुस्तक काव्यात्मक शैली में लिखा गया है, मतलब काव्य के माध्यम से इतिहास को लिखा गया है। यह गजना के सुल्तान से लेकर 1350 ईस्वी तक के इतिहास को लिखता है। अगला प्रमुख इतिहासकार शम्स सिराज अफीफ, यह तारीखे फिरोज शाही लिखता है, जिसके माध्यम से यह फिरोज शाह तुगलक के शासन काल के विषय में काफी डिटेल से बताता है। याह्या बिन सरहिंदी, यह भी एक प्रमुख इतिहासकार है। तारीखे मुबारक शाही इसकी प्रमुख पुस्तक है, जिसके माध्यम से यह सैयद काल के विषय में काफी अच्छे से हमको बताता है। 1400 से लेकर 1438 ईस्वी तक के इतिहास को यह बताता है। जो सल्तनत कालीन इतिहास लिखा गया उसके कुछ अन्य स्रोत भी हमको देखने होंगे। जैसे एक तो हमने इतिहासकार देख लिए और उनकी पुस्तकें देख ली जो हमको सल्तनत काल के विषय में बताते हैं। इसके अलावा कुछ और स्रोत भी हैं जिनके माध्यम से हमको इतिहास का पता लगता है। जैसे एक व्यवस्था मिलती है इंशा की। इंशा पत्र लेखन की एक व्यवस्था है, इसके माध्यम से भी हमको इतिहास के विषय में जानकारी मिलता है। इसमें कुछ प्रमुख इंशाएं हैं, जैसे अमीर खुसरो की इजाजे खुसरवी और आइना उल मुल्क अब्दुल्ला बिन महरू की इंशाए महरू, ख्वाजा जहां की रियाज उल इंशा और शाह ताहिर की इंशाए ताहिर। तो यह प्रमुख इंशाएं मिलेंगी या हम कहें पत्र विवरण मिलेंगे, जिनके माध्यम से भी हमको इतिहास का पता लगता है। इसी तरह से जो आधिकारिक दस्तावेज हैं वह भी ऐतिहासिक स्रोत के रूप में काम करते हैं। जैसे जो सम्राट आदेश देते थे जिनको फरमान कहा जाता था, उन फरमानों के माध्यम से भी हम राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के विषय में जानकारी पाते हैं। राजा जिस तरह के आदेश देगा उससे पता लगता है कि समाज में व्यवस्था कैसी है, और राजा का जो अपना व्यक्तित्व है वह भी कहीं ना कहीं पता लगता है। इसी तरह से जो राजकुमार आदेश जारी करते थे जिनको कहते थे निशान, इनके माध्यम से भी हमको इतिहास का पता लगता है। अंतर याद रखिएगा, फरमान जारी करता था सम्राट, निशान जारी करता था राजकुमार। फिर हमको मिलते हैं परमाना। परमाना क्या है? जो अधीनस्थ अधिकारी वह जो निर्देश जारी करते थे
उनको कहते थे परवाना। तो फरमान सम्राट, निशान राजकुमार, परवाना अधीनस्थ अधिकारी। हस्ब उल हुक्म यह जारी किया जाता था मंत्रियों द्वारा, और मंत्री जारी कैसे करते थे? सम्राट के निर्देश पर। दस्तूर उल अमल यह भी प्रशासनिक और राजकोषीय नियमों को बताते थे। तो इस तरह से जो आधिकारिक दस्तावेज है, चाहे वह सम्राट के हो, राजकुमार के हो, मंत्रियों के हों, अधीनस्थ शासकों के हों या प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित हो, इन सबके माध्यम से हमको उस समय के इतिहास का पता लगता है। हमको कई सारे अभिलेख भी मिलते हैं, जैसे अरबी और फारसी भाषा के अभिलेख इसमें सबसे फेमस हैं। सिंध में अभिलेख, गुजरात में अभिलेख, हरियाणा में अभिलेख, बंगाल में अभिलेख, इन सारे जगहों पर हमको अभिलेख मिले हैं और यह भी ऐतिहासिक स्रोत का काम करते हैं। इसी में अगर हम देखें तो जो फिरोज शाह था उसका एक अभिलेख मिलता है। कहां पर? जामा मस्जिद पर, जो कि है फिरोजाबाद में। तो उस पर लिखे जो फुतुहात ए फिरोज शाही है, जो कि एक अभिलेख है, वह हमको इतिहास के विषय में बताता है। कुछ हमको संस्कृत अभिलेख भी मिलेंगे, इस संस्कृत वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस संस्कृत अभिलेखों में भी हम देखें जो हमको सल्तनत काल के विषय में बताते हैं, जैसे आलम बावली का अभिलेख, जिसके द्वारा हमको दिल्ली का इतिहास पता लगता है। वहां पर था क्या? एक बावली थी और बावली की सीढ़ियां जो हैं, उन बावली की सीढ़ियों पर संस्कृत के अभिलेख लिखे गए, जिससे दिल्ली के विषय में काफी कुछ हमको पता लगता है। इसी तरह से जो वाराणसी है उसमें कपिल धारा का प्रस्तर अभिलेख, रोहतक का नारायण प्रस्तर अभिलेख और रायसीना हिल्स का बावली पर उल्लेखित एक तरवाला गांव जहां का अभिलेख। तो इन सब के माध्यम से हमको सल्तनत काल के विषय में पता लगता है। कुछ अन्य साक्ष्य भी हैं, जैसे सूफी लेखन परंपरा। हम देखते हैं कि सूफीवाद प्रारंभ हो चुका है, तो उस सूफीवाद के साथ जो उनकी लेखन परंपरा है वह भी हमको ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में मिलेगी, क्योंकि वह भी घटनाओं का वर्णन करेंगे, समाज के विषय में बताएंगे, समाज में किस तरह के सुधार होने चाहिए उनकी चर्चा करेंगे, क्या बुराइयां हैं समाज में उन सबको बताएंगे। तो इससे भी हम समाज के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि 3 तरह के साहित्य हमको मिलते हैं इसमें सूफी लेखन में। एक मलफूजात, दूसरा मकतूबात और तीसरा जो सूफी संत हैं उनकी जीवनी। तो 3 तरह के साहित्य हमको मिलते हैं सूफी लेखन में। इन्हीं सूफी लेखकों में हम देखते हैं कि जो अरब के यात्री हैं वह भी अपने वृत्तांत लिखते हैं, मतलब सूफीवाद को वह अपनाते हैं और अपनाने के बाद अरब से लेकर भारत तक यात्रा करते हैं, तो वह भी अपने विवरण देते हैं। उनसे भी हमें इतिहास का ज्ञान होता है। जो अरब के भूगोलवेत्ता हैं या जो भूगोल के जानकार लोग हैं वह भी भौगोलिक विवरण देते हैं। इब्न बतूता इसमें काफी फेमस है, वह भी विवरण देता है। यह एक मोरक्को का यात्री है। कौन? इब्न बतूता। और इसकी एक पुस्तक है रिहला या रिहाला। तो रिहाला पुस्तक के माध्यम से इब्न बतूता भी काफी कुछ बताता है, जिससे हमको भारत के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे इतिहासकार हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारे साक्ष्य हैं, उन सब के माध्यम से हमको इतिहास का पता लगता है। आप जब आगे पढ़ेंगे तो आप कुछ विवरण मिलेंगे, जैसे कोई एक साक्ष्य कहेगा कि यह घटना हुई थी और इस प्रकार हुई थी, वहीं दूसरा साक्ष्य कहेगा नहीं यह घटना कुछ अलग तरीके से हुई थी। तो सही किसको मानेंगे या हम बीच का मार्ग कैसे निकालेंगे, वह आपको समझ में आएगा जब आप इतिहासकारों के विषय में ठीक से जान लेंगे कि उन्होंने इतिहास किन परिस्थितियों में लिखा है। कोई मान लेते हैं ऐसा इतिहासकार है वह राजसी संरक्षण में है, तो जाहिर सी बात है वह राजा की प्रशंसा में इतिहास लिखेगा। वहीं कोई स्वतंत्र इतिहासकार है तो वह ज्यादा ऑथेंटिक तरीके से इतिहास लिखेगा। कोई अगर खुद साक्षी है तो वह ज्यादा प्रमाणित इतिहास लिखेगा। कोई किसी दूसरे के विवरणों पर आधारित इतिहास लिखेगा तो उसके इतिहास थोड़ा कम प्रमाणित होंगे। तो इस तरह हमको ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं जो सल्तनत कालीन इतिहास को हमें बताते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आने वाली वीडियो से हम राजाओं के क्रम को देखेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये जो पुस्तकें मैंने बताई यह भी प्रारंभिक परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी तैयारी के लिए काफी मददगार होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।